दो लैंप है, एक 60 वैट का है और एक 100 वैट का लैंप है। तो दोनों में से कौन सा लैंप ज्यादा प्रकाशमान होगा? तो चलो अपन इसको प्रैक्टिकल करके देख। सीरीज में जोड़ा हुआ है और ये दोनों में से कौन सा लैंप ज्यादा प्रकाशमान होता है? देखो कौन सा लैंप ज्यादा प्रकाशमान हुआ? 60 वैट का। 60 वैट का लैंप ज्यादा प्रकाशमान क्यों हुआ? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है, तो उसको पावर ज्यादा मिलती है। ये वजह से लैंप ज्यादा प्रकाशमान हुआ। और 100 वैट का लैंप का रेजिस्टेंस कम था तो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ, इस वजह से ये डिम रहा। तो आज अपन यही देखेंगे कि सीरीज पैरेलल के मदद से अपन जानेंगे कि वोल्टेज किसमें कम होता है, किसमें ज्यादा होता है, किसमें वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, किसमें सेम रहता है, किसमें करंट डिवाइड होता है और किसमें करंट सेम रहता है ना। तो आज ये प्रैक्टिकल की एक जो नॉलेज है वो अपन हासिल कर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, फिर उसके अंदर वोल्टेज को कैसे नापेंगे, करंट को कैसे नापेंगे, रेजिस्टेंस को कैसे नापेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम ये देखेंगे कि इनका दैनंदिन जीवन में इनका उपयोग कहाँ पर होता है ना। चलो तो ये प्रैक्टिकल करने के लिए हम देखेंगे हमको लगने वाली सामग्री कौन कौन सी है। इसके लिए अपनों को लगेंगे एमीटर, डीसी एमीटर, और इसके साथ साथ अपनों को लगेगा कुछ रेजिस्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधक, और एक स्क्रू ड्राइवर, एक वायर स्टीपर, एक मल्टीमीटर वोल्टेज नापने के लिए, और एक प्लायर और कनेक्टिंग वायर, पावर सप्लाई भी इसके लिए अपनों को लगी। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस है। ये तीनों रेजिस्टेंस को हमने 2 वायरों के साथ जोड़ा है ताकि आसानी से इसका कनेक्शन हम कर सके सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अभी एक चार्ट है। इस चार्ट में हम क्या करेंगे कि सभी रेजिस्टर की वैल्यू को चेक करेंगे और इसके अंदर नोट कर लेंगे। तो इस चार्ट के ऊपर अपन क्या करेंगे कि सबकी वैल्यू इसके अंदर मेजर कर करके लिखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू नाप लेंगे, बरोबर। उसके लिए अपनों को चाहिए होगा ओम मीटर या फिर इस मल्टीमीटर से भी उसकी वैल्यू अपन नाप। तो चलो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अपने पास 3 रेजिस्टेंस है, तो तीनों रेजिस्टेंस की अपन वैल्यू पता करेंगे, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस R1 है ना। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है उसको नापने के लिए इसको अपन क्या करेंगे, ओहम के रेंज के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। इसको मैं रखता हूँ 200 ओहम पर, है ना। ये 200 ओहम पे इसको सेट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर अपन इसको क्या करेंगे, नापेंगे कि ये पहला वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। सिक्स पॉइंट 6.5 R2 5.7 R3 4 6.4। अब इसको अपन कनेक्शन करेंगे सीरीज में। किसमें करेंगे? सीरीज में, ताकि अपनों को तीनों का टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाए। तो ये दो वायर इसलिए जोड़े ताकि अपनों को इनके कनेक्शन करने में आसानी हो। तो सीरीज कनेक्शन कैसा करते हैं, पहले का जो अंतिम सिरा है उसको क्या करेंगे हम दूसरे के शुरुआती सिरे के साथ जोड़ेंगे, बरोबर। और जो दूसरे रजिस्टर का अंतिम सिरा है उसको तीसरे के पहले सिरे पे जोड़ेंगे। बरोबर, इस तरीके से ये तीनों कौन सी श्रेणी में आ गए हैं, सीरीज में, है ना। इनका सीरीज कनेक्शन ये हो गया है। अब ये 2 पॉइंट पे हम जो भी रेजिस्टेंस नापेंगे वो अपनों को मिलेगा कुल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, है ना। वो भी इसमें अपन नापेंगे अभी। $16.8 कितना आया? 16.8 कुल प्रतिरोधक। देखो इसमें जो R1 का रेजिस्टेंस आया 6.5, बरोबर, और R2 का आया 5.7 और R3 का आया 6.4 ओहम। तो इसके लिए अगर हम तीनों को प्लस करेंगे जो टोटल रेजिस्टेंस आना चाहिए वो रेजिस्टेंस आना चाहिए था 18.6 के आसपास, है ना।
सीरीज में अपन प्लस करते जाते हैं ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग को मिलता है। लेकिन इसके अंदर मीटर ने कितना बताया, 16.8 ओम। वो क्यों बताया, क्योंकि मीटर के अंदर भी कुछ एरर होता है 1-2 ओम का, है ना, तो वो 1-2 ओम का एरर मीटर की वजह से भी आता है। प्रैक्टिकल में एकदम तुमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत डिस्टेंस उसके अंदर तुमको मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि बहुत ही कम वोल्टेज के साथ मेजरमेंट करेंगे, 5 या 4 वोल्ट के साथ। उससे क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके से अगर हम ज़्यादा वोल्टेज या करंट देते हैं तो ये जो रेजिस्टर ये जल के खराब हो सकते हैं, उतना वो करंट सहन नहीं करेंगे। ये वजह से हम इसको क्या करेंगे कि 5 वोल्ट या ज़्यादा से ज़्यादा 12 वोल्ट तक देंगे। लेकिन हम अभी इस प्रैक्टिकल को करने के लिए सिर्फ 5 ही वोल्टेज दे रहे हैं, ताकि रेजिस्टेंस खराब ना हो। ठीक है, तो चलो इसके अंदर अब रेजिस्टेंस तो मेजरमेंट हो गया। अब अगला पॉइंट इसके अंदर अपन मेजर करेंगे वोल्टेज, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब ये ओम की रेंज पे था ना, अब इसको अपन कहाँ पे लाएंगे, ये जो V लिखा हुआ जो लाइन है ना सीधी, ये डायरेक्ट करंट की इंडिकेशन है, और जिसके ऊपर ऐसा S बना हुआ होता है वो AC वोल्टेज नापने के लिए होता है। तो अभी अपन को DC वोल्टेज इसको दिए, तो DC के लिए इसको सेट करना पड़ेगा। तो इसको हम 20 पे रखते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पर इसके हम एक एक करके वोल्टेज नापेंगे। तो सबसे पहले ये वाला है हमारा R1, ये है R2 और ये है R3, है ना। तो तीनों के वोल्टेज अपन नापेंगे। कितना आ रहा है, 1.56। ठीक है, अब R2 का वोल्टेज चेक करेंगे, कितना आ रहा है, 1.23। अब R3 के वोल्टेज चेक करेंगे, कितना आ रहा है, 1.46। चलो इसमें सबसे ज्यादा वोल्टेज किसके अंदर आ रहे हैं, R1 में आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, देखो 6.5, इसीलिए उसके अंदर वोल्टेज इनके मुकाबले में ज्यादा है, 1.56, है ना। और कम किस में आ रहे हैं, R2 में आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के मुकाबले में R2 का रेजिस्टेंस इसमें कम है ना, इसलिए इसके अंदर वोल्टेज भी कम है, 1.23, है ना, 1.23 वोल्टेज इसके अंदर है। तो इससे ये साबित होता है कि जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। अब टोटल वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो इसके अंदर टोटल वोल्टेज के लिए जो इनके डायरेक्ट पहले वाले का स्टार्टिंग सिरा और अंतिम वाले का लास्ट सिरे पर हम इसको रखेंगे। कितना आ रहा है, 4.34। इसमें अपने नापे जो टोटल वोल्टेज था 4.34 वोल्ट, है ना, 4.34 वोल्ट। तो सीरीज के अंदर फॉर्मूला क्या है कि जो टोटल वोल्टेज है वो तीनों के अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे V1 के अंदर कितना था, 1.56, V2 में 1.23, V3 में 1.46। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो इनका एक्चुअल में क्या आएगा, जो कैलकुलेशन अपन करेंगे कैलकुलेटर के जरिए, तो वो कितना आएगा, वो आएगा तकरीबन 4.25। कितना आएगा, 4.25। लेकिन मीटर से अपन ने जब नापे तब कितना आया, 4.34, है ना। तो ये थोड़ा सा मीटर का एरर भी होता है। और अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अपन क्या बता रहा है, 4.8 बता रहा है ना। तो सप्लाई तो अपने पास 5 आ रहा है, लेकिन जैसे अपन कनेक्ट करते हैं तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ना। जैसे अगर सप्लाई 5 आ रहा तो जोड़ने के बाद वो 5.7 या जोड़ने के बाद वो 4.7 या 4.8 तक आ जाता है ना। तो इसके अंदर हमने क्या किया है कि टोटल वोल्टेज नापे, टोटल रेजिस्टेंस नापे, सबका सेपरेट रेजिस्टेंस भी नापे, और सबका सेपरेट वोल्टेज ड्रॉप भी नापे। और ये भी जाने कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अंदर वोल्टेज भी ज्यादा ड्रॉप हो, है ना। इसी वजह से 60 वाट का लैंप ज्यादा ग्लो हो रहा था और 100 वाट का कम, क्योंकि सीरीज में उसका रेजिस्टेंस ज्यादा था 60 का, तो उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा हो रहे। तो अब इसके अंदर क्या बचा है, करंट मेजर करने का, है ना। करंट का क्या नियम है, टोटल करंट IT तुम जो टोटल करंट नापेंगे वो भी सेम रहेगा, I1 में भी सेम रहेगा,
I2 में भी सेम रहेगा और I3 में भी सेम रहेगा। अगर थोड़ा बहुत 19-20 होता भी है कम ज़्यादा पॉइंट, तो वो मीटर की एक एक्यूरेसी नहीं होने की वजह से होता है। ठीक है, तो अभी हम करंट को नाप के देखेंगे। ये हमारे पास एक DC एम मीटर, लेकिन ये एनालॉग है। कौन सा है? एनालॉग। और ये वाला कौन सा है? डिजिटल। डिजिटल में डायरेक्ट डिजिट दिख जाते हैं। इसके अंदर ये पॉइंटर जहाँ पर रुका है वो वैल्यू अपनों को मालूम करना पड़ती है कि ये कितने पे रुका है। तो इसमें देखो ये 1 एम्पियर का DC एम मीटर है। कितने का है? 1 एम्पियर का। तो यहाँ पर अगर ये 2 पे रुकता है, इसका मतलब क्या है कि ये 200 मिली एम्पियर है ना। 4 पे रुकता है तो 400 मिली एम्पियर, 600 मिली एम्पियर, 800 मिली एम्पियर और ये 1000 मिली एम्पियर। 1000 मिली मतलब 1 एम मीटर। तो इसको ये अगर 2 और 0 के बीच में रुकता है तो 100 मिली एम्पियर है ना। तो इस हिसाब से अपन क्या करेंगे, इसके पॉइंट मेजर करेंगे। तो ये एक पॉइंट, इसकी जो एक लाइन होगी है ना, एनालॉग मल्टीमीटर है ना, तो ये रीडिंग अपने को मालूम करना पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है ये 200 मिली एम्पियर है, तो उसके बीच में वाला कितना होगा फिर? 100 मिली एम्पियर। तो इसकी जो एक लाइन है, ये एक लाइन होगी 20 मिली एम्पियर। मतलब अगर यहाँ पॉइंटर रुकता है तो ये 20 मिली एम्पियर है, यहाँ रुका तो 40, यहाँ रुका तो 60, 80 और यहाँ पे 100 मिली है ना। फिर ये 120, 140, 160, 180, 200। तो यहाँ पर ये 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है? 0.2 ऐसा दिए हुए। उन्होंने क्या दिए हुए? 0.2। इसका मतलब ये 0.2 एम्पियर है, जिसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 200 मिली एम्पियर। तो ये एक लाइन कितने की है? 20 मिली एम्पियर। आया समझ में? यस सर। है ना। तो अभी इसके अंदर अपने को कैलकुलेट करना है कि ये कितना करंट इसके अंदर से प्रवाहित हो रहा है। तो अभी देखो, इसको हमने DC सोर्स से जोड़ दिया हुआ है। ये डिजिटल वोल्ट मीटर और एम मीटर, इसके अंदर डायरेक्ट डिजिटल ही बता देता है, लेकिन अपने एम मीटर इसके द्वारा कनेक्ट नहीं किए, इसके द्वारा सिर्फ वोल्ट मीटर ही कनेक्ट किए और बाकी का जो करंट का मेजरमेंट है वो हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फेज आ रहा है, सॉरी, सबसे पहले इसमें जो पॉजिटिव आ रहा है, सप्लाई के अंदर क्या रहेगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए पीली वायर और नेगेटिव के लिए काली वायर। तो ये इसके अंदर से जो भी करंट प्रवाहित होता है तो एम मीटर को श्रेणी में लगाना पड़ता है, सीरीज में। काय में लगाते हैं? सीरीज में। करंट आएगा वो पहले किस में जाएगा? ये मीटर की कॉइल में, और मीटर की कॉइल में से R1, R2, R3 फिर मिलेंगे नेगेटिव को। तो जो भी धारा इसमें से प्रवाहित होगी वो इस मीटर के अंदर ये बता देंगे। और वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं? डायरेक्ट पैरेलल में। इसको काय में लगाते हैं? सीरीज में। ठीक है, तो इसको चालू करते हैं और मेजर करेंगे कि इसका जो टोटल करंट है वो कितना है। देखो अभी ये रुक रहा है दूसरे की चौथी लाइन पर है ना। मतलब ये 200 के बाद कितना आएगा? 220, 230, 240 और 280 पे। चौथी लाइन पे रुक रहा है, मतलब 80 पे। 20 की एक लाइन है, चौथी लाइन पे रुका तो 20 हो गए 80। तो ये कितना होगा? 280 मिली एम्पियर। ये हुआ इसका टोटल करंट। और I1 में से पास होने वाला करंट भी यही रहेगा है ना। ये रेजिस्टर में से जो करंट पास हो रहा है वो क्या रहेगा? I1। क्या रहेगा? I1। इसमें से जो पास हो रहा है वो I2। इसमें से जो पास होगा वो I3। तो ये अभी अपने जो नापे, ये टोटल करंट भी वैसे ही नापा जाएगा और I1 का करंट भी वैसे ही नापा जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या नापेंगे? I2 का करंट नापेंगे है ना। चलो अब इसमें देखेंगे अपन जो अपना R2 है उसमें से कौन सा करंट प्रवाहित हो रहा है। अभी जो इसमें से प्रवाहित हो रहा था वो नापे ना। अब उसके बाद जो करंट इसमें से प्रवाहित हो रहा है वो इस तरीके से नापेंगे। मीटर को ऐसा कनेक्शन करना है इसके सीरीज में। तो इसको चालू करेंगे। देखो पॉइंट कहाँ पे आके रुक रहा है? वही चौथी लाइन के पास है ना। मतलब इसमें भी कितना करंट है? 280 मिली एम्पियर। चलो अभी R3 का मीटर का जो कनेक्शन है वो R3 के लिए कर दिए। मतलब ये रेजिस्टर में से जो करंट जाएगा उसके लिए एम मीटर का कनेक्शन हो गया है। अभी इसको मेजर करेंगे। चालू करो। इसमें भी सेम वही आ रहा है 280 मिली एम्पियर है ना। ये जो करंट इसमें से जो जा रहा है ये रेजिस्टर में वो भी कितना आया? 280 मिली एम्पियर। 280 मिली एम्पियर है ना। तो इसमें
देखो इसके अंदर एक फॉर्मूला है, आई टी इज इक्वल टू I1, I1 इज इक्वल टू I2, I2 इज इक्वल टू I3। मतलब ये सभी करंट एक समान है। अगर टोटल करंट 5 एम्पियर रहेगा तो R1 में से भी 5 एम्पियर ही प्रवाहित होगा, है ना। जो पहला रेजिस्टेंस है उसमें से, दूसरे रेजिस्टर में से 5 एम्पियर ही प्रवाहित होगा, तीसरे में से भी 5 एम्पियर, मतलब सबों में समान रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हमने जो नापे अभी करंट, टोटल करंट था 280 मिली एम्पियर। उसी तरीके से I1 भी क्या था 280 मिली एम्पियर, I2 भी क्या था 280 मिली एम्पियर, I3 280 मिली एम्पियर, है ना। तो इसके अंदर ये जो सीरीज में लगने वाले जो फॉर्मूले हैं ये सभी क्या है, सही है, बरोबर। हम देखेंगे कि पैरेलल के अंदर करंट कैसे प्रवाहित होता है और वोल्टेज कैसे प्रवाहित होता है और रेजिस्टेंस का इसमें डिवाइड होता है या फिर प्लग होता है, वो अपन इस प्रैक्टिकल के जरिए अपन जानेंगे। जो है अपना पैरेलल, अपने पास ये 3 रेजिस्टर है, बरोबर। इसको अपन नाम दे देंगे R1, इसको R2, इसको R3। देखो इसमें 2 रेजिस्टर अपने एक साथ जोड़े हैं, क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टर बहुत कम वैल्यू का था, कम ओम का था, तो वो जल सकता है, ये वजह से जोड़ दिए, श्रेणी में लगा दिए। तो ऐसा समझो कि ये सिर्फ एक ही रेजिस्टर है, बरोबर सर। तो ये 3 रेजिस्टर अपने पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का सेपरेट रेजिस्टर नाप लेंगे। तो सबसे पहले नापेंगे R1 का, कितना आ रहा है 11। अब नापेंगे R2 23 ओहम। अब R3 कितना है 13 ओहम। ये तीनों का अपने सेपरेट रेजिस्टर नाप लिया। अब अपनों को पैरेलल सर्किट के अंदर कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या याद करना है? कुल प्रतिरोध। तो इसके लिए अपनों क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा इनका। तो इसमें अपनों कैसे कनेक्शन करना है, इनके जो शुरुआती सिरे तीनों को एक जगह आपस में जोड़ देना है, बरोबर। अब ये जो तीनों अंतिम सिरे हैं इनको भी एक जगह पर जोड़ देना है। शुरुआती सिरे एक जगह और अंतिम सिरे एक जगह, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे अपनों को क्या मिलेगा, अभी इनका टोटल रेजिस्टेंस। तो अब नापेंगे हम टोटल रेजिस्टेंस। कितना आया 6 ओम, है ना। टोटल प्रतिरोध आया 6 ओम। तो देखो सीरीज में क्या हुआ था कि सीरीज में रेजिस्टर बढ़ गया, R2 लेकिन पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या हुआ, रेजिस्टर घट गया, है ना। ठीक है। अब अपन इसके अंदर नापेंगे वोल्टेज। क्या नापेंगे? वोल्टेज। तो यहाँ पे अपने पास पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई से इसको अभी हम कनेक्ट करेंगे। इसके 2 वायर है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक साइड पे देंगे हम पॉजिटिव और एक साइड पे देंगे नेगेटिव। चलो, तो सबसे पहले हम नापेंगे इसका टोटल वोल्टेज। तो ये वाला पॉजिटिव है तो इसको लाल वाला सिरा लगाने का, जो पॉजिटिव है ना। हाँ। और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर अभी अपन लगा के देखते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। कितने वोल्टेज आ रहे हैं? 3.52। चेक करेंगे हम पहले वाले रेजिस्टर का वोल्टेज, जो रहेगा हमारा V1 की कितने हैं 3.48 लिखो 3.48। ठीक है। अब चेक करेंगे R2 का वोल्टेज। $3.49।
अब चेक करेंगे R3 का वोल्टेज 3.51 3.51। तो देखो इसमें क्या हुआ कि जो टोटल वोल्टेज हमने चेक करे 3.52 बरोबर, जो डायरेक्ट यहाँ पर था फुल सर्किट में, है ना, और इसके अंदर जो वोल्टेज था वो भी लगभग उसके समान ही था 3.48, और जो R2 में था वो भी उसके समान ही था 3.49, और R3 में 3.51। मतलब तीनों चारों जो थे वो क्या थे, समान ही थे, बस एक तो पॉइंट का फर्क। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज समान रहते। तुम ऐसे 10 चीजें भी जोड़ देंगे पैरेलल में तो सबका वोल्टेज क्या रहेगा, समान रहेगा। और सीरीज में क्या होता था कि वोल्टेज बढ़ जाता, जैसे हम यहाँ 5 वोल्टेज दे, तो ये 5 वोल्टेज क्या होते थे, उनमें बढ़ जाते थे, किसमें 1.5, किसमें 2, किसमें 2.5, ऐसे वोल्टेज क्या होते थे, बढ़ जाते थे। लेकिन पैरेलल में वोल्टेज क्या रहते, समान रहते। और सीरीज में क्या समान रहता था, करंट समान रहता। I1 में भी 280 मिली एम्पियर, I2 में भी 280 मिली एम्पियर, I3 में भी 280 मिली एम्पियर। तो उसमें सीरीज में करंट समान रहता और इसमें वोल्टेज समान रहता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसका करंट। फुल करंट नापने के लिए इसका हमने कनेक्शन कर दिया है ना। जो भी ये करंट तीनों रजिस्टर के अंदर से जाएगा वो पहले मीटर के अंदर जाएगा और हमको इंडिकेट करेगा कि कितना करंट इसके अंदर है। तो इसको हम अभी चालू करते हैं। देखो कितने पे आ रहा है, ये 6, और उसके बाद चौथी लाइन पे, मतलब इसकी एक लाइन 20 की है ना, तो 6 मतलब कितना है, 600 मिली एम्पियर। और जो 4 लाइन है तो उसमें से एक लाइन 20 की है तो वो कितने हो जा रहे हैं, 80, तो 680 मिली एम्पियर है ना। इसका टोटल करंट कितना हुआ, 680 मिली एम्पियर। चलो हमने अभी इसका कनेक्शन कर दिया है। पहले रेजिस्टर में से कितना करंट प्रवाहित हो रहा है उसके लिए, तो इसमें से जो भी करंट पास होगा वो रहेगा हमारा I1। ठीक है, तो अभी इसको चालू करके देखेंगे कि कितना करंट इसके अंदर से पास हो रहा है। तो इस पे ये हो रहा है 2 के बाद 3 लाइनों के बाद ये रुक रहा है ना। एक लाइन 20 की है तो 3 लाइन मतलब 60, और ये 2 मतलब 200, तो 260 मिली एम्पियर। ठीक है, तो I1 कितना निकला अपना, 260 मिली एम्पियर। ठीक है, अभी R2 के लिए हमने मीटर का कनेक्शन कर दिया है। ये जो करंट इसमें से आ रहा है वो किसमें जाएगा, R2 में जाएगा, और मीटर के जरिए हम लोग को इंडिकेट करेंगे। तो देखते हैं R2 में करंट कितना है। देखो ये रुक रहा है तकरीबन 6ठी लाइन के पास रुक रहा है ना। 6 लाइन है तो एक लाइन 20 की है तो 6 दूने 120 मिली एम्पियर। R2 कितना मिला अपनों को, 120 मिली एम्पियर। चलो अब ये तीसरे रजिस्टर के लिए भी मीटर का कनेक्शन हमने कर दिया है। अभी जो करंट आ रहा है ये किसके अंदर जाएगा, पहले R3 के अंदर और फिर मीटर में जाएगा नेगेटिव के अंदर, बरोबर। इसको चालू करते हैं। इसमें कितना आया करंट, ये रुक रहा है 2 के बाद एक लाइन, मतलब एक लाइन 20 की और ये 2 मतलब 220 मिली एम्पियर। चलो अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो हमने करंट नापे थे वो कितना था, टोटल करंट 680 मिली एम्पियर, और I1 कितना आया 260 मिली एम्पियर, और I2 120 मिली एम्पियर, I3 220 मिली एम्पियर, है ना। तो देखो इसमें R1 का रेजिस्टेंस कितना था, 11 ओम था, मतलब ये 23 और 13 से कम है ना। तो इसका रेजिस्टेंस कम था इसलिए इसके अंदर करंट ज्यादा है, 260 है ना। और इसके ये जो 13 ओम था इसके अंदर 220, और देखो जो अपना R2 था उसमें कितना था रेजिस्टेंस, 23 ओम, मतलब इनके मुकाबले में सबसे ज्यादा, ये दोनों के मुकाबले में ज्यादा है ना 23 ओम, तो उसके अंदर सबसे कम करंट प्रवाहित हुआ 120 मिली एम्पियर। तो पैरेलल के अंदर क्या होता है कि करंट बढ़ जाता है, जो टोटल करंट वो क्या होता है इनमें बढ़ जाता है, और सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ जाते हैं। ठीक है, आया समझ में। लास्ट में हम देखेंगे कि सीरीज कनेक्शन का दैनंदिन जीवन में कहाँ पर यूज होता है और पैरेलल कनेक्शन का कहाँ पर यूज होता है। तो सीरीज कनेक्शन का यूज होता है डेकोरेशन लाइटिंग में, जो छोटे छोटे लाइट रहते हैं ना, वो सब इस तरीके से सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं। और दूसरी तरफ से देखें तो जो बैटरी आती है अपनी रिमोट जो आता है उसके अंदर सेल लगे हुए होते हैं,
वो 1.5 और 1.5 वोल्ट को सीरीज में लगा के 3 वोल्ट बनाया जाता है, जिससे वो रिमोट टीवी का हो वो ऑपरेट करता है। रेगुलेटर देखिए ना तुमने, जो फैन की स्पीड कम ज्यादा, तो फैन का रेगुलेटर ये फैन के सीरीज में होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि पैरेलल कनेक्शन का यूज कहाँ पे होता है। तो पैरेलल कनेक्शन का यूज होता है जैसे अपने घर की जो अपन लाइट करते हैं फिटिंग, फैन हो गया, लाइट हो गया, ये सब चीज में करते हैं अपन पैरेलल। उसके बाद दूसरा है कि कंप्यूटर के यूएसबी होते हैं, वो यूएसबी काय में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो ये थे पैरेलल कनेक्शन के दैनंदिन यूज। सर ठीक है।